Good afternoon, dear students. Today we will discuss about the second part of rectangular potential well. In previous lecture, we have studied out about the first case when energy of the particle which is coming from the left side and energy is less than the potential. The second case is energy is greater than the potential. तो चलिए शुरुआत करते हैं. थोड़ा सा टॉपिक जो है बहुत ही डेरिवेशन वाला है, लेकिन जब हम लोग एक एनर्जी इज़ लेस देन पोटेंशियल वाला केस एक बार सॉल्व कर लेते हैं, या यूँ कहें कि जब आपने पोटेंशियल स्टेप पढ़ा था तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है. हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? हम लोग निकालना चाहते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट. रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या शो करता है कि जो इनकमिंग पार्टिकल्स हैं उनमें से कितने पार्टिकल जो हैं, या यूँ कहें कि उनका बिहेवियर कैसा है व्हेन आपके सामने एक बैरियर है पोटेंशियल का, तो कैसा बिहेवियर है. क्या सारे पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाते हैं? क्या कुछ पार्टिकल ट्रांसमिट भी होते हैं, पारगमित भी होते हैं. और सेकंड थिंग, क्या होता है जब एनर्जी पार्टिकल की पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होती है, क्या होता है जब एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से कम होती है. तो हम इन्हीं चीज़ों पे विचार कर रहे हैं और ये सारे डेरिवेशन जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं. तो मोटा मोटा देखा जाए तो हम बस यही जानना चाहते हैं कि किसी पार्टिकल का या पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो वेव होती है उसका बिहेवियर कैसा होता है जब उसके सामने एक बैरियर होता है, एक अवरोध होता है, एक ऑब्स्टेकल होता है. ठीक है, क्या वह उसे पार कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो कब कर पाएगा? मीन्स कि अगर एनर्जी ज़्यादा है तो करेगा, या एनर्जी कम है तो भी करेगा. ठीक है, इस तरीके से. तो पोटेंशियल स्टेप में जो पोटेंशियल या जो ऑब्स्टेकल था उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की थी. ओके, अभी जो हमारे पास उसमें ऐसे होता है कि शुरुआत में ज़ीरो पोटेंशियल, उसके बाद में वी नॉट पोटेंशियल है जैसे, तो वो कांस्टेंट वी नॉट बना रहता है. लेकिन अभी जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कुछ इस तरीके का है. पहले ज़ीरो है, फिर वी नॉट है, ज़ीरो टू ए के बीच में, और उसके बाद में फिर से वो ज़ीरो पोटेंशियल है. तो हमने लेस देन एनर्जी जो है पोटेंशियल से वो केस प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़ा था. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हेन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल. तो हमने फर्स्ट फील्ड और थर्ड फील्ड के लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो कॉमन रहेगी फर्स्ट रीज़न में और थर्ड रीज़न में, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, चाहे आप एनर्जी पोटेंशियल से कम ले लो और एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा ले लो, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड रीज़न के अंदर पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है, तो उसके अंदर आपको जो सॉल्यूशन है वो सेम रहेंगे. ठीक है, क्योंकि एनर्जी पोटेंशियल से कम है तो भी यहाँ होगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो फर्स्ट और थर्ड रीज़न के अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वेव फॉर्म एक जैसा रहेगा और उनके सॉल्यूशन जो है वो सेम रहेंगे. लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड रीज़न में. तो सेकंड रीज़न में क्या होता है, जब एनर्जी कम होती है तो वो केस हमने देखा था, तो किस तरीके से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आए थे. अब हम लोग बात करेंगे जब एनर्जी ज़्यादा है पोटेंशियल से. तो शुरू करते हैं. हमारी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो ये है, -h²/2m del 2 psi second over del x स्क्वायर प्लस v psi second इज इक्वल टू e psi second. सेकेंड हमने इसलिए लगाया कि ये शो करे कि सेकेंड रीज़न से एसोसिएटेड वेव फंक्शन है. ओके, फिर हम लोग -h²/2m को यहाँ से हटाते हैं, तो ये यहाँ आ गया माइनस, एक यहाँ आ गया. सॉरी यहाँ पे ना मैंने लिखा नहीं है, ये 2m/h² भी होगा साथ में e के साथ में. ओके, सिर्फ सिंपली मैंने माइनस लगा दिया, लेकिन ये भी आएगा. जब आप इसको लेफ़्ट साइड में लेके जाओगे e वाले टर्म को, तो e वाला टर्म पॉजिटिव का हो जाएगा. इसे हमने k डैश कोई कांस्टेंट माना है, किसको? 2m/h² e माइनस वी नोट को. तो ये इक्वेशन बन गई del 2 psi second over del x स्क्वायर प्लस k डैश स्क्वायर psi second इज इक्वल टू 0. तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो हैं f e की पावर आयोटा k डैश x प्लस g e की पावर माइनस आयोटा k डैश x. ये सॉल्यूशन किस रीज़न में है? 0 से a के बीच में. और लेस देन ज़ीरो के लिए साई फर्स्ट हमने निकाल लिया, ग्रेटर देन ए के लिए साई सेकेंड हमने निकाल लिया. ओके, तो अब हम लोग इस पे बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशंस लगाते हैं ये कांस्टेंट निकालने के लिए. पहली कंडीशन है व्हेन x इज़ इक्वल टू 0. तो हमारा जो वेव फंक्शन है, देखो 0 पे जो कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इधर फर्स्ट रीज़न है, इधर सेकंड रीज़न है. तो
फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन सेकंड रीजन के वेव फंक्शन के बराबर होना चाहिए और उनका जो प्रथम अवकलज है वो भी बराबर होना चाहिए। ज़ीरो जब आप पुट करोगे तो जैसे इसके अंदर आप जीरो पुट करोगे तो e की पावर ज़ीरो तो 1 होता है, तो चाहे वो माइनस में है चाहे वो प्लस में है, तो a प्लस बी, और इसमें भी f प्लस जी। और दूसरी बार अवकलन करेंगे तो आयोटा के बाहर आ गया और उसमें क्या बाहर आएगा, आयोटा के डैश। तो a माइनस बी बराबर आप क्या लिख सकते हो, के डैश बाई के एफ माइनस जी। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने इक्वेशन का जो नंबर है वो बुक के अकॉर्डिंग लिखा है, ताकि क्या है जब आप बुक में से स्टडी कर रहे हो, कोई बुक में से भी साथ साथ में स्टडी करे तो आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, आप इन नोट्स के थ्रू और बुक्स के थ्रू को रिलेट कर पाओ चीज़ों को, इसीलिए मैंने वही इक्वेशन नंबर दिया है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, 28 और 29 ए से ना जब आप इनको जोड़ोगे तो 2a का मान आ जाएगा, क्योंकि b से b क्या है, कैंसिल हो जाएगा जोड़ेंगे जब। और अगर आप इनको घटाओगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस b जो है वो प्लस b में बदल जाएगा। ठीक है, फिर आप इनको एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, तो जोड़ोगे तो 2a और ये मान आ गया 1 प्लस के डैश बाई के एफ प्लस 1 माइनस के डैश बाई के जी, ये 2a का मान आ गया। और जब घटाओगे तो 2b का मान आ गया, f 1 माइनस के डैश बाई के प्लस जी 1 प्लस के डैश बाई के, ये 2b का मान आ गया। अब आप लोग क्या करोगे, इनको भाग दे दोगे, b वाले के अंदर a वाले का भाग दे दोगे, ताकि हम लोग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, जे रिफ्लेक्टेड बटे जे इंसिडेंट, और जे रिफ्लेक्टेड जो होता है वो बराबर होता है जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर इनटू वेलोसिटी। तो रिफ्लेक्टेड वेव है बी ई टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स, तो रिफ्लेक्टेड जे रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, बी एम्पलीट्यूड है तो बी स्क्वायर इंटू वी, और इंसिडेंट में ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स वेव है, इंसिडेंट वेव को शो कर रहा है, तो मोड स्क्वायर किसका आएगा, एम्पलीट्यूड का, तो ए, इसीलिए हम लोग बी बाई ए निकाल रहे हैं। तो आप भाग दे दोगे, भाग देने पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये के का इधर गुणा कर दो, के माइनस के डैश, और इधर जब ऊपर होएगा तो के प्लस के डैश बन गया। इसी तरीके से ए वाली टर्म में भी, तो बट्टे वाला के तो दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा। एफ़ को मैंने कॉमन ले लिया ताकि यहाँ पे जी बाई एफ़ बन जाए, दोनों में ही जी बाई एफ़ बन गया। इस जी बाई एफ़ का हम लोग मान निकाल लेंगे और फिर उसको बी बाई ए में पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाता है हमारे पास, जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है x इज़ इक्वल टू ए, तो दूसरी बाउंड्री ये है ना, x इज़ इक्वल टू यहाँ पे a है, ये सेकंड रीज़न है और ये क्या है, थर्ड रीज़न है। तो सेकंड और थर्ड रीज़न के जो वेव फंक्शन है वो एक दूसरे के बराबर होंगे और उनके जो फर्स्ट अवकलज हैं वो भी क्या हैं, बराबर होंगे। तो सेकंड रीज़न में वेव फंक्शन क्या है, सेकेंड रीज़न में हमारा वेव फंक्शन है ये एफ ई टू दी पावर आयोटा के एक्स, एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, ए पुट करना है, तो ये आ गया एफ ई टू दी पावर आयोटा के डैश ए प्लस जी ई टू दी पावर माइनस आयोटा के डैश ए। और थर्ड रीज़न में क्या है, सी ई टू दी पावर आयोटा के एक्स, तो सी ई टू दी पावर आयोटा के ए। दूसरा हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो आयोटा के डैश बाहर आ जाएगा और इसमें आयोटा को आयोटा से दोनों तरफ से हटाओ और ये बन गया के डैश एफ ई टू दी पावर आयोटा के डैश ए माइनस जी ई टू दी पावर माइनस आयोटा के डैश ए इज़ इक्वल टू के सी ई टू दी पावर आयोटा के ए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 34 है उसमें 33 का भाग देंगे। ठीक है, तो 34 में इसमें भाग देंगे 33 का, जिससे क्या होगा, इस साइड क्या है, सी ई टू दी पावर आयोटा के ए, सी ई टू दी पावर आयोटा के ए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बट्टे बचेगा क्या, के, और इस तरफ क्या है, इसके बट्टे में ये वाला आएगा, तो ये यहाँ आ गया एज इट इज़। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस नीचे वाले टर्म को लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं, तो ये आ गया सेकंड, ये वाला फॉर्म बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो f के टर्म है उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो g के टर्म है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे f में इधर तो क्या है k डैश और इधर f में क्या है k, तो k डैश माइनस k एक तरफ करोगे तो k डैश माइनस k। इसी तरीके से इधर g में है k, ये g है ना, g के साथ k का गुणा है और इधर g के साथ क्या है, k डैश का गुणा है। तो जैसे इस k f के साथ जो k था उसको हम इधर ले गए थे, तो g के साथ जो k डैश है उसको आप इधर ले जाओ, दोनों को अलग अलग करें, तो ये प्लस का हो जाएगा, g लेफ़्ट साइड जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये g बाई एफ़ का मान आ जाता है k डैश माइनस k, और ये इसके बट्टे में आ जाएगा
के प्लस के डैश, और इसके साथ यहाँ पे ई की पावर आयोटा के डैश ए है, तो इस माइनस वाले को आप इधर ले आओ तो ये भी प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जी बाई एफ का मान आ गया अपने पास। ये के डैश माइनस के था ना, इसको के माइनस के डैश में बदला तो ये माइनस का साइन आ जाता है। ओके, अब ये जो जी बटे एफ़ का मान आया है, इस मान को हम लोग बी बाई ए के मान के अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि बी बाई ए के अंदर हमारे पास ये बन रहा था ना जी बाई एफ़। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका मान रख दोगे। ये देखो के माइनस के डैश, के माइनस के डैश, के प्लस के डैश, के प्लस के डैश, क्योंकि जी बाई एफ़ का मान क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव साइन आ गया और ये जी बाई एफ़ का मान आ गया। इसी तरीके से बट्टे में भी जी बाई एफ़ है ना, तो ये इसका मान रखेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा सेंटर में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा तसल्ली से हर के और के डैश को अलग रखते हुए आराम से करोगे ना, तो कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो नीचे इसमें एलसीएम में के प्लस के डैश है और इसमें भी क्या है, के प्लस के डैश है, तो एलसीएम ले लेते हैं ताकि ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। तो ऊपर वाला भी के प्लस के डैश से गुणा हो जाएगा, नीचे के प्लस के डैश ऑलरेडी है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बनेगा के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर, दोनों में ही बन रहा है, ये इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 1 माइनस ई टू दी पावर 2 आयोटा के डैश ई, और नीचे जो है ये होल स्क्वायर बन रहे हैं। तो एक टर्म तो फर्स्ट वाले में भी यही आएगा, के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर, इसमें भी यही आएगा के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर, उसको आप कॉमन ले लो। तो सॉरी यहाँ आते हैं, पहले यहाँ कॉमन लेंगे जिससे 1 माइनस ई टू दी पावर 2 आयोटा के डैश ए बन गया। फिर इसके अंदर एक टर्म ये भी बनेगी ना 2 के डैश, और इसमें भी बनेगी 2 के डैश, लेकिन इसकी माइनस की बनेगी, इस वाले की माइनस की बनेगी, और माइनस ऑलरेडी आगे बाहर है तो प्लस हो जाएगा। तो 2 के डैश, और इसके साथ में क्या आ गया, ये वाला। ठीक है, अभी क्या हुआ है यहाँ पे, ये आयोटा किस लिए डाल दिया इसमें मैंने, ये थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे कि मैंने इसमें आयोटा क्यों इंट्रोड्यूस किया है अभी ऑलरेडी। तो इसके अंदर जो ऊपर वाला टर्म है, ऊपर क्या बना हुआ है, ये है ना, तो इसको आप क्या लिखोगे, जैसे 2 आयोटा के डैश ए है तो एक इसमें नीचे निकाल लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा के डैश ए। ठीक है, और चाहे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने किससे गुणा कर दिया, ई की पावर माइनस आयोटा के डैश ए से। गुणा करने से यहाँ पे ई की पावर माइनस आयोटा के डैश आ गया और इसमें से एक कम हो गया, और नीचे भी इसी तरीके से। ओके, और इधर भी इसी तरीके से बन जाता है ये। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट में क्या होता है, जैसे इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो जैसे साइन और कॉस के फॉर्मूले होते हैं आयोटा के अंदर, तो जो फर्स्ट वाला है ये साइन का बन जाएगा, ये भी साइन का बनेगा और ये कॉस का बनेगा। साइन का जो फॉर्मूला होता है उसके बटे में क्या होता है, आयोटा भी होता है। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स जो होता है वो होता है ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स बटे 2 आयोटा, ये होता है। कॉस में क्या होता है, सिर्फ बटे में 2 होता है। तो इसको जब साइन में बदलेंगे, इसको साइन में और इसको कॉस में बदलेंगे, तो इस टर्म के साथ बटे में आयोटा और इस टर्म के साथ बटे में आयोटा आएगा, लेकिन इसके साथ नहीं आएगा, तो वो आयोटा हम यहाँ पे कंपनसेट जो है वो करते हैं। ये क्या है, पहले ही शायद गलती से मैंने लगा दिया, ये अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होगा, बाद में आएगा। इसी वजह से क्या है, शायद रिजल्ट भी सही रहा, नहीं तो ये गलती पहले पकड़ी जाती। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जब यहाँ साइन के डैश ए और साइन के डैश ए इधर कॉस बना, तो इनके बटे में बाकी तो 2 तो कंपनसेट हो गया, क्योंकि 2 तो इधर भी आया बटे में, इधर भी आया, लेकिन आयोटा सिर्फ साइन वालों में आता है, कॉस में नहीं आता, वो आयोटा इधर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। फिर ये मान तो अपने पास आ गया बी बाई ए का। अब हम लोग मान निकालेंगे सी बाई ए का, क्योंकि सी बाई ए क्या है, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट है, और हम लोग को ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट भी निकालना है। ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट क्या होता है, जे ट्रांसमिटेड बटे जे इंसिडेंट। इंसिडेंट तो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड तो ए है और ट्रांसमिटेड का क्या है, सी है, इसीलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सी बाई ए। तो अब हम क्या करेंगे, 33 नंबर इक्वेशन में 30 नंबर इक्वेशन का भाग दे देंगे। 33 है ये वाली, ये, और इसमें 30 नंबर, ये जहाँ ए का मान निकाला है,
ठीक है। तो जब हम लोग ये भाग देंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। ओके। सी का तो सी ये वही क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने साई सेकंड और साई थर्ड को बराबर किया था व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी। तो सी के साथ ई की पावर आयोटा के ए था जो इधर आ गया, और ये इज इक्वल टू एफ वाली टर्म है, तो बटे में 2a, ए का मान है। इसे भी हम लोग जी बाई एफ बना लेते हैं, जहाँ भी एफ और जी है ना कॉमन लेके जी बाई एफ बना लेते हैं। ये नीचे जो है हमने के डैश बाई के था ना, उसको इस फॉर्म में लिखा तो वो बटे वाला के यहाँ आ गया। ओके। एफ को कॉमन लेके जी बाई एफ बना लिया। अब जी बाई एफ का हम लोगों ने मान रख दिया, यहाँ पे मान रख दिया, यहाँ पे मान रख दिया। तो मान रखने के बाद ये एक पावर चली जाएगी, 2 हट जाएगा, के डैश ए बन गया, इधर भी के डैश ए है, इसको बाहर निकाल लिया। इसको एलसीएम ले लेंगे, इसको इधर एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम वाला भी कट जाएगा। ठीक है। तो ऊपर के प्लस के डैश और माइनस के प्लस के डैश, इस माइनस का इस अंदर इसके साथ गुणा कर देंगे तो उससे हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। ये अंदर बनेगा 2k बनेगा, बाहर है 2k, तो 4k डैश ई की पावर माइनस आयोटा के ए और ई की पावर आयोटा के डैश ए। और नीचे ये वाला जो फॉर्म है तो उसी तरीके से एक तो के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस ई टू दी पावर 2 आयोटा के डैश ए, और दूसरा होगा 2k के डैश। ये बिल्कुल सिमिलर चलते हैं सारे स्टेप्स, जैसे b बाई ए के हैं या c बाई ए के हैं, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रहता है, बाकी सिमिलर ये चलते रहते हैं। ओके। उसके बाद क्या है, अब ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ये साइन का बन जाएगा, इधर कोस का बन जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को हम लोग ई की पावर माइनस आयोटा के डैश ए से गुणा करेंगे, और इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तभी तो कंपनसेट होगा। तो ऊपर जब माइनस आयोटा के डैश ए से गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो गए, इधर नीचे कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है। तो ऊपर तो सिर्फ ये बचा ई की पावर माइनस आयोटा के ए और 4k के डैश, और नीचे जो है अब इसको साइन में बदला, तो एक तो जो प्लस वाला आयोटा है वो बाद में है, तो एक तो माइनस कॉमन लेना पड़ा। ठीक है। उसके बाद में इसको साइन में बदलने के लिए बटे 2 आयोटा लगाना पड़ा, और 2 आयोटा लगाने के लिए ऊपर 2 आयोटा से गुना भी करना पड़ा। इसको कॉस में बदलने के लिए सिर्फ बट्टे में 2 लगाना पड़ा, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ऊपर और नीचे दोनों ही क्या है, आयोटा से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर आयोटा आ गया और इस टर्म के साथ आयोटा आ गया, इस टर्म के साथ साइन वाली टर्म के साथ ऑलरेडी आयोटा था, तो हमने जब आयोटा से गुणा किया तो आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, तो ये टर्म प्लस की हो गई। ओके। अब जो ऊपर 4 है और नीचे दोनों टर्म्स में क्या है, 2 और 4 है, तो कॉमन लेके सिर्फ ऊपर 2 बचेगा, इधर 2 बचेगा। ये c बाई ए का मान आ गया। ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा भी है। कई बार क्या होता है, बेसिक होते हैं लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, और ये इसी वजह से आयोटा वगैरह इधर उधर रिप्लेस हो जाता है। ओके। तो यहाँ पे c बाई ए का मान आ गया। अब हम लोग निकालेंगे पहले रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट b बाई ए का स्क्वायर। तो जब b बाई ए का मान निकाला था तो उस मान को अब देखिए, मैंने बताया था a प्लस आयोटा b जब बनता है, ये a है, ये a है, ये वाला, और ये b है। a प्लस आयोटा b का मोड स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो सिंपली स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, जिससे हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का ये मान आ जाता है। अब नीचे जो है ये बन रहे हैं, कोस स्क्वायर के डैश जो है उसको हम लोग लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर के डैश ए। तो जिससे क्या होगा, जैसे इधर एक ये है ना, इधर भी है साइन स्क्वायर के डैश ए, जैसे अब इस होल स्क्वायर को आप खोलोगे तो 2k स्क्वायर के डैश स्क्वायर ये टर्म आएगी। तो इधर क्या है, 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर के डैश स्क्वायर ए ये है। तो एक तो प्लस का 2 है, एक माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 है तो माइनस के 2 बच गए, तो ये होल स्क्वायर जो है वो माइनस का हो जाएगा, और इधर सिर्फ जब इसका 1 के साथ गुना होगा ना तो 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर बच गया। ओके। और उसके बाद क्या है, ये वाली जो टर्म थी उसके अंदर हम लोग मान रख लेते हैं। के स्क्वायर तो ये होता है 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर, और के डैश स्क्वायर क्या होता है 2m ई माइनस वी नोट ओवर एच कट स्क्वायर। तो इसके अंदर मान रख लेते हैं, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो तो होगा 2m वी नोट ओवर एच कट स्क्वायर, और दोनों का गुणा है वो ये होता है, तो ये मान रख दिया हमने। तो ये तो बिल्कुल सेम है,
तो कॉमन ले लो इनको और काट देते हैं। तो इसके बटे में तो आएंगे, ये इसके बटे में आएंगे, तो इसके पास क्या है, वी नॉट स्क्वायर नहीं है और साइन स्क्वायर के डैश स्क्वायर ये नहीं है, तो ये इसके बटे में आ गए, बाकी कैंसिल हो गए। आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये इन्वर्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आर का जो फाइनल मान आता है वो आता है 1+4e माइनस वी नॉट ओवर वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए। इसी तरीके से जब c बाई ए का आप निकालोगे मान, मोड स्क्वायर करोगे तो ये मान है। इसमें 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर कॉमन लेके इसके बट्टे में लिख देते हैं, फिर इनके मान रख देंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे ये है ना के स्क्वायर के डैश स्क्वायर का मान, और के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर जब आप करोगे तो ई से ई वाली टर्म चली जाती है और सिर्फ वी नॉट वाला बच जाता है। तो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा गोलमोल हो रहा है ना, ये है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए, तो इससे फाइनल आता है ये रिजल्ट। आप इन्वर्स में लिख लो इसको ऊपर ले जा कर के। तो ये देखो टी का जो एक्सप्रेशन है वो आर के एक्सप्रेशन के बिल्कुल रिवर्स है, तो आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी फ्लक्स जो है वो कंजर्व्ड रहता है। सो व्हेन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल बट स्टिल टी इज़ लेस देन 1, कि जब एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा है तो भी क्या है, टी का मान जो है वो फाइनाइट है। एनर्जी ज़्यादा होने के बावजूद भी क्या है, फाइनाइट वैल्यू बट लेस देन 1, एक से कम है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी ज़्यादा होने पर पार्टिकल जो है वो पूरा का पूरा जो है सारे कण पारगमित हो जाएंगे। कुछ कण जो है वो ज़्यादा होते हुए भी क्या होता है, ऐसे मानिए कि जिनके कॉन्फिडेंस में कमी होती है, एनर्जी ज़्यादा है फिर भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो 100% ट्रांसमिशन जो है फिर भी नहीं होता। लेकिन क्लासिकली तो ऐसे कहते हैं, चिरसम्मत भौतिकी ये कहती है कि जब एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा है तो पार्टिकल का 100% जो है वो ट्रांसमिशन होना चाहिए। बट क्वांटम मैकेनिकली सम पार्ट ऑफ इंसिडेंट वेव इज़ रिफ्लेक्टेड, कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब बॉक्स की साइज़ या यूँ कहें कि विड्थ की जो विड्थ है बैरियर की वो ए, और जो वेवलेंथ है उसमें ये रिलेशन है, और ये रिलेशन तो हमने उसमें निकाला ही था। जैसे 1D बॉक्स वगैरह में के डैश जो होता है वो होता है n लैम्डा बाई 2 पाई बाई लैम्डा होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, और के ए किसके बराबर होता है, n पाई के। तो पाई से पाई गया, ए इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई 2 3 n लैम्डा बाई 2, तो n का मान 1 2 3 होगा। तो इस तरीके से ये वेरी करेगा। नेक्स्ट केस है कि जब मान लीजिए साइन के डैश ए इज़ इक्वल टू 0, तो अगर यही 0 हो जाता है तो टी का मान क्या हो जाएगा, ये 0 हो गई टर्म, टी का मान 1 हो गया, आर का मान 0 हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि व्हेन विड्थ ऑफ बैरियर इज़ हाफ इंटीजर मल्टीपल और इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा डैश, देन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी इज़ इक्वल टू 1 होता है। यानी कि जब ऊपर वाली कंडीशंस होती है ना कि ए जो है वो यदि लैम्डा बाई 2 के या लैम्डा के बराबर होता है तो उस कंडीशन में टी इज़ इक्वल टू 1 होगा, और जब साइन के डैश ए 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो के डैश 0 को अप्रोच कब करेगा, व्हेन एनर्जी इज़ अप्रॉक्सीमेटली अप्रोचेज टू वी नॉट, क्योंकि के डैश क्या होता है 2m ओवर एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट। तो के डैश ए 0 कब हो सकता है, जब ई वी नॉट के बराबर हो, ठीक है, तो तभी होगा टी बराबर 1 और आर इज़ इक्वल टू 0। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली होता है ये, एग्जैक्टली के लिए तो ये वेवलेंथ की कंडीशन भी फुलफिल होनी पड़ेगी। ओके, दिस इज़ ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू a, यानी कि जो वेव्स आ रही हैं उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, हिंदी में कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। दो तरंगों के बीच में जब विनाशी व्यतिकरण होगा, यानी कि वेव कुछ एक वेव इस तरीके से दूसरी वेव इस तरीके से आएगी, तो फिर उनका जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव एम्पलीट्यूड टोटल एम्पलीट्यूड 0, तो इस वजह से क्या होगा, आर 0 और टी 1 हो जाता है। व्हेन एनर्जी अप्रोचेज टू वी नॉट, तो के डैश इज अप्रोचेज टू ए 0, और साइन के डैश जो है थीटा अगर स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली थीटा होता है। तो जैसे हमने एनर्जी लेस देन वाले केस में किया था, बिल्कुल वैसे ही आप टी का मान यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर था ऊपर तो उसको तो के डैश स्क्वायर ए स्क्वायर 4 ई माइनस वी नॉट लिख दिया। अब इनके मान रख देते हैं, तो उससे फाइनल ये रिजल्ट आता है वी नॉट स्क्वायर ए बाई 2 एच कट स्क्वायर वी नॉट, क्योंकि ई माइनस वी नॉट तो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाता है। जो ई बचता है ना, आप उसको वी नॉट लिख सकते हो, क्योंकि ई तो वी नॉट को अप्रोच कर रहा है। तो ये क्या है, ओपेसिटी ऑफ द बैरियर कहलाती है, जिसके बारे में हमने एनर्जी लेस देन पोटेंशियल वाले केस में भी स्टडी किया था। तो यहाँ से आर
ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और आर का मान बिल्कुल जस्ट अपोजिट ऑफ टी ये आ जाता है। तो एनर्जी अगर बहुत ही ज़्यादा है पोटेंशियल से, अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज एनर्जी है तो फिर टी का मान 1 होगा और आर का मान 0 होगा, क्योंकि टोटल जो है वो प्रोबेबिलिटी कंजर्व्ड रहती है, आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 होता है। दिस इज़ द कर्व फॉर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड फॉर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ये डैश वाली जो लाइन है ये आर के लिए है। जब आर देखो 1 है तो टी 0 है, जैसे जैसे आर कम हुआ टी बढ़ता गया, जहाँ आर 0 वहाँ टी 1। ठीक है, ये नियत बना हुआ है, और मतलब जैसे जैसे ये कम हो रहा है वहाँ इसका पीक आ रहा है, जैसे इसका पीक आ रहा है वहाँ इसका डिप आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और ये कर्व किसके बीच में है, ई बाई वी नॉट, और इधर ये प्रोबेबिलिटी एनर्जी के साथ है। एनर्जी जब पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ट्रांसमिशन जो है वो उसी की संभावना होगी। ओके, तो ये है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पे एक जगह मैंने बी बाई ए की वैल्यू के अंदर आपको एक मिस्टेक हुई थी, वो बताई थी, उसको ठीक कर लेना आप। जैसे ये आयोटा मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया, ये पहले नहीं आएगा। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है ना साइन वाला, उसके बाद हम आयोटा लगाएंगे, उससे पहले आयोटा नहीं लगाएंगे। ये गलती से लिखा गया है, इसको ठीक कर लेना। तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लेना रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के बारे में। ठीक है बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो।